गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ऋषिकेश श्रीवास्तव आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MLS क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या का 1.2 प्रश्नावली 1.2। अभी हम लोग 1.2 का पहला क्वेश्चन रखे हैं। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए हमारे क्वेश्चन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी तक हम लोग इसके पहले मेरे पिछले वाले वीडियो में आप लोग पढ़ लिए होंगे। संख्याओं के विषय में हमने बहुत कुछ बताया था। सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक प्रमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, जो भी था परमेय अपरमेय सारी संख्याओं के विषय में हम विस्तार दिए थे। और अब हम उम्मीद करते हैं कि उसमें एक बात हम ये भी कहे थे कि अभाज्य संख्याओं पे ज्यादा फोकस करनी है और परिमेय अपरिमेय पे विशेष ध्यान देना है। तो चलते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करना है 1.2 को, तो हमें एक कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके प्रश्न को इतना विधिवत पढ़ें कि उस प्रश्न में ही उसका जवाब मिल जाता है। जैसे निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए सबसे पहले कौन सी संख्या के विषय में बात कर रहा है? संख्या किस संख्या के विषय में बात कर रहा है? अभाज्य संख्या के विषय में बात कर रहा है। और फिर क्या कहना चाहता है? गुणनखंडों, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों, फिर उसको क्या करेगा कि गुणनफल के रूप में व्यक्त करेगा। गुणनफल का मतलब जैसे होता है कोई संख्या का 3 गुणते 2 गुणते 3 ऐसे गुणा करके लिखते हैं, उसी के रूप में इसको व्यक्त करने के लिए कह रहा है। जब हमको पहला क्वेश्चन जैसे हम सॉल्व करके आपको समझाते हैं कि ये 140 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले हम करते क्या है कि जब हमें पता है कि अभाज्य गुणनखंड करना है तो क्यों हम सम, क्यों विषम, अन्य संख्याओं पे हमारा दिमाग डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। क्या करते हैं, केवल अभाज्य संख्या पे हम अपने दिमाग को फोकस करते हैं, उसके फार्मूला को समझते हैं। अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य संख्या की फार्मूला है कि जो स्वयं से कटे उसका 1 मल्टीपल होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि अभाज्य संख्या जैसे हम जानते हैं 2, 3, 5, 7 ये सब जो स्वयं से कटने वाली संख्याएं हैं, तो क्यों ना हम 140 को हम 2, 3, 5, 7 से फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो चलिए हम साइड में एक जगह करके देख लेते हैं। 140, 2, 3, 5, 7 हमने बताया कि ये सभी ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। जब भी कोई भी संख्या उठाएंगे तो अभाज्य संख्या ही उठाएंगे। तो 2 से देखिए हम डिवाइड हो रहा है और यहाँ से फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। अब ये संख्या 5 से डिवाइड होगी और ये 7 से डिवाइड होगी। देखिए हम 2 से लिए, 3 से नहीं लिए क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा था। 5 लिए कट कर दिया, फिर 7 से लिए तो कट कर लिया। आप देख पा रहे हैं कि जो ये इसका फैक्टर यानी गुणनखंड जो होगा उसको किसके रूप में लिखना है? गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी गुणा के रूप में उसको लिखना है। तो लिख दे यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। और देखिए ये सब अभाज्य ही संख्याएं हैं कि नहीं? हाँ ये अभाज्य संख्या है और इसका गुणनखंड हो गया अभाज्य संख्याओं की सहायता से, और उसको हम किसके रूप में लिख लिए? गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। तो हमारा निश्चित तौर पे ये कौन सा, यही हमारे क्वेश्चन का जवाब हुआ। और तो इसको हम एस पावर के रूप में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है पावर के रूप में लिखना, लेकिन यदि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि 2 कितनी बार है? 2 बार है, इसके पावर पे 2 कर दें और इंटू 5 इंटू 7, और इसको सिर्फ इसी रूप में व्यक्त करना है, आगे इसको सॉल्व नहीं करना है, इसलिए हम इसको इसी रूप में ला करके आंसर शो करा देते हैं। इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि बड़ा ही आसान हो गया कि 156 को देखें, 3825 को देखें, 5005 को, मतलब जो भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को भी यदि हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या करा, अभाज्य गुणनखंड करा, तो इसको भी यदि लेते हैं तो अभाज्य संख्याओं से ही उसको गुणनखंडित करते हैं और गुणनखंड करने के बाद उसको गुणनफल के रूप में इस तरीके से व्यक्त कर देते हैं। व्यक्त करने के बाद फिर आपको आंसर शो करना है। अब हम समझ पा रहे होंगे कि एक क्वेश्चन यदि हमने दिखा दिया, दूसरे क्वेश्चन को इसी तरीके से समझ के कोशिश किया जाए तो हमको लगता है दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान हो गया होगा और आप इसको हल कर लेंगे। अब हम चलते हैं इसी के आगे, बाकी के सब होमवर्क में रहे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM।
अब ध्यान से देखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है पहला, दूसरा, तीसरा, कोई एक क्वेश्चन इसमें करते हैं, एक ही सेम क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं कैसे हम क्वेश्चन को पढ़ करके सवाल को लगाते हैं। तो पूर्णांकों के निम्नलिखित, जो हमारे पूर्णांक दिए गए होंगे, निम्नलिखित युग्मों के जो भी युग्म दिया होगा उसका HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, HCF का मतलब समझ पा रहे होंगे, हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन अर्थात MSF, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन अर्थात LSF। तो ये लसा और मसा शॉर्ट फॉर्म में आप जानते हैं, वो ज्ञात करना है आपको। और एक बात कह रहा है कि तथा इसकी जांच कीजिए। अब चेक भी करना है आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल, जिस दो संख्याओं का हम मसा और लसा निकाल रहे हैं, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्तक LCM के गुणनफल के इक्वल है कि नहीं, जबकि होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 26 और 91, 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए करते हैं, गुणनखंड क्या है। जैसे यदि 26 का हम गुणनखंड करें और 91 का भी हम यहां से गुणनखंड करें, तो 2 गुणे 13, 13 गुना का 26 अभाज्य गुणनखंड, दोनों अभाज्य संख्याएं भी हैं। और 7 गुणे 13, 13 सते 91, 91 है यहाँ पे। तो ये देखिए हमारे इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब क्या करते हैं, हमको HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करना आप जानते होंगे, ये बहुत छोटी कक्षाओं में पढ़ाया गया है कि जो दोनों से डिवाइड हो रहा हो वो नंबर हमारे HCF होते हैं। इसको हम गोला भी बना लेते हैं इस तरीके से। ये हमारे HCF एक कॉमन फैक्टर है, जिसको हम बाहर लिख लें तो ये HCF है इसका। और LCM निकलना होता, और LCM देखें, LCM जो कॉमन फैक्टर होता है उसको तो नोट करते हैं, पर जो शेष बच जाते हैं उसको भी हम मल्टीपल के रूप में नोट कर लेते हैं। मल्टीपल के रूप में नोट करने के जस्ट पश्चात फिर उसको हम क्या करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। मल्टीपल करेंगे तो आप मल्टीपल कर सकते हैं अपने से 182, इस तरीके से आप रफ कार्य कर सकते हैं साइड में, और इसका आ जाएगा आपका 182। अब फिर क्या करेंगे, आगे हम कहां तक सॉल्व किए, HCF और LCM ज्ञात कीजिए, यहां तक तो सॉल्व कर लिए। अब हमको तथा इसकी जांच कीजिए। चलिए जांच करते हैं। क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, जो हमारी दो संख्याओं का हम HCF LCM फाइंड कर रहे थे, उन दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे दो संख्या कौन है, 26 और 91, 26 और 91, इसका हम गुणा करें, फिर ये बराबर होना चाहिए HCF इंटू LCM के। तो HCF हमारा कितना है, 13, और ये कितना है LCM, 182। और फिर इसका हम जब मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 2, 3, मल्टीप्लाई कर लीजिए रफ कार्य, यहाँ पे आप साइड में कहीं से कर सकते हैं। तो चलिए हम कर दे रहे हैं, 2, 3, 6, 6 और 2, 3, 6, 6, इस तरीके से हम रफ कार्य कर लिए हैं। आप भी रफ कार्य अपना कर लीजिए। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों इक्वल है, LCM इज RHS, LHS और RHS, ये दोनों हमारा सेम है। तो दो संख्याओं का गुणनफल अगले HCF और LCM के इक्वल है। इसी प्रकार आप इसके अभाज्य गुणनखंड करिए, इसका HCF और LCM फाइंड करिए, और इस दिए गए फार्मूला, ये फार्मूला है, इसको फार्मूला कर लीजिए या फार्मूला के रूप में समझ लीजिए। यही हमारा सूत्र है कि जब दो संख्याओं का हम मसा और लसा निकालते हैं तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके मसा और लसा के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। अब आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसी के आधार पे स्वयं करें। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। सॉरी, अभी आप लोगों को यहाँ तक वीडियो में शो कर रहा होगा, इसके नीचे जो हम लिखे हैं ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए चलिए हम एक बार फिर से समझा देते हैं इसको कि हमको जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये सूत्र हम नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद हम देख पा रहे हैं दो संख्या हमारी कौन है जिसका हम लसा और मसा भी निकाल रहे थे, 26 और 91, इसका आपस में गुणा कर दिए। इसके बाद HCF का मान,
एलसीएम का मान नोट कर लिए और दोनों का इसका मल्टीपल किए और देख पा रहे हैं कि 236 आप मल्टीप्लाई आप लोग भी कर लीजिएगा और मल्टीपल करने के पश्चात ये दोनों इक्वल है और ये हमारा तब जाकर के जांच हो जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके महत्तम और लसक के गुणनफल के बराबर होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम तीसरा देखते हैं। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्णांक दिए हुए हैं, इसका अभाज्य गुणनखंडन, इसमें भी अभाज्य संख्याओं का गुणनखंडन हो और उसके द्वारा हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें से 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालने हैं। चलिए 12 का गुणनखंडन करिए, 2 दूना 4 3 12। 15 का भी गुणनखंड करिए, सब पिछली कक्षा में पढ़े हैं लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा एक बार रिवाइज करिए आप। 3 बचे 15, आके देख रहे हैं 21 का, 3 गुणे 7 7 3 का 21। इस तरीके से कर लेंगे। करने के बाद फिर हम वही समझेंगे कि एचसीएफ क्या है। एचसीएफ आप समझ पा रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन, जो सब में से कॉमन होता है। अर्थात कॉमन क्या है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, अर्थात देखा जाए तो ये हमारा सब में से कॉमन है। कॉमन है तो यही हमारा क्या हुआ, एचसीएफ हो गया। इसके बाद एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम, एलसीएम में क्या है देखिए, जो कॉमन है उसको तो नोट कर लेंगे, फिर जो बच जाते हैं शेष उसको भी हम यहीं पे नोट कर लेते हैं। नोट करने के पश्चात आप इसका मल्टीप्लाई करिए, करके उसको नोट कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 420 है। इस तरीके से आप हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन, एलसीएम और एचसीएफ आप निकाल सकते हैं। आगे की अन्य क्वेश्चन भी आप देखें तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके फैक्टर अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा उसका गुणनखंड करके इस तरीके से आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए बाकी के क्वेश्चन आप अपने से करिए। आगे हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा। एचसीएफ, कोई दो नंबर्स दिए हुए हैं साथ में कॉमन के रूप में और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है 9। कह रहा है इसका एचसीएफ इन दो नंबरों का 9 दिया है, तो एलसीएम इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं इसको, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसके लिए दो संख्याएं हम देख पा रहे हैं, दो संख्या हमारे पास है, एक संख्या ये और एक संख्या ये। हम बताए थे प्रश्न को भली भांति पढ़े, आंसर वहीं से निकल जाएगा। एक प्रश्न यहाँ है, एक संख्या दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया है और इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं सॉरी पहले एचसीएफ लिख लें, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। पहले इसको भी लिख सकते थे, पहले इसको बाद में इसको, थोड़ा सा सुविधा होगा आपको, इसलिए पहले इसको और फिर बाद में इसको ऐसे लिख लिए। तो देख रहे हैं कि एचसीएफ हमारा कितना दिया हुआ है 9। एलसीएम तो फाइंड करना है आपको, निकालने हैं। और दो संख्याओं का गुणनफल, किन दो संख्याओं, वही ये दोनों संख्याएं का गुणनफल। ऐसे इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और इन दोनों संख्याओं का मतलब पे दिया हुआ है, लसा आपको निकालने हैं। तो जो निकालना है उसको एक साइड में हम छोड़ देते हैं, बाकी को दूसरे साइड में हम ले जाते हैं। तो जब 9 मल्टीप्लाई इस साइड जाता है तो आपको पता है डिवाइड में रुक जाता है, और डिवाइड एक कट, जैसे हम इसको कट भी करना चाहें, अगर नंबर छोटी संख्या से कट हो रहा है तो कट भी कर सकते हैं और छोटा करके उसको मल्टीप्लाई करने के लिए दूसरी विधि है कि डायरेक्ट अगर हम इसका मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर दें तो भी आंसर आ जाता है। लेकिन यदि हम इसको छोटा करके मल्टीप्लाई करते हैं तो सुविधा होती है, इसलिए देख पा रहे हैं कि 9 1 जा 9 और फिर 306 को यदि कट करें तो कितना आ जाएगा 3 4 9 3 जा 27। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं 3 बचा, 9 4 जा 36। तो ये हो गया आपका 34 इंटू 6 5 657। अब इसका ही मल्टीप्लाई आपका उस क्वेश्चन का क्या होगा,
LCM। तो आप इस क्वेश्चन का इस पर में 657 में 34 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए हम कर लेते हैं। सॉरी, एक 8 ज्यादा लिखा गया है, हम रफ कार्य पे कर लिए, आप भी करके मिला लीजिएगा, आपका ये आंसर निकल गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। अगले 5वें प्रश्न को हम देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए, कोई भी संख्या यदि हमारी 0 पे समाप्त होती है, यानी दो संख्याओं का गुणा आपस में हम करते हैं और उसका इकाई अंक यदि 0 से समाप्त होता है तो हम कहते हैं कि हाँ हो रहा है। चलिए करके चेक करते हैं। अब हम एक देख रहे हैं, सुबह समझ पा रहे हैं कि यदि कोई एक संख्या, छोटी संख्या, अभाज्य संख्या लेते हैं 2 का गुणा हम किसी ऐसे अभाज्य संख्या के साथ करें कि लास्ट में 0 आ जाए, तो 2 पचे 10 अर्थात 5 के साथ करना पड़ेगा। तो हमारे पास उतनी बड़ी संख्या भी तो होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब जब हम 6 के पावर n का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उतना 0 पर समाप्त होती है, तो उसके लिए यह 5 से भी विभाजित होगी, 2 से विभाजित हो रही है, 5 से भी विभाजित होगी। तो 5 से जब विभाजित करते हैं तो उसका एक गुणनखंड बन जाता है 5। जबकि 5 एक गुणनखंड बन जाएगा तो चेक करते हैं क्या उस 6 के पावर n में यदि 5 गुणनखंड है, अगर है तो 0 से 0 पर यह संख्या समाप्त होगी, यदि नहीं है तो संभव नहीं है। देख पा रहे हैं कि 6 के पावर n का जो गुणनखंड है वो 2 गुणे 3 है, 2 3 6, 6 की पावर n, और आगे देखें तो 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n। जबकि गुणा कर रहे हैं तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। अगर हम 5 के साथ करते हैं तो 5 पे हो जाएगा, लेकिन जैसे 5 करेंगे तो 2 पचे 10, जबकि हमारे पास संख्या सिर्फ 6 है, अर्थात इसमें 5 इसका एक गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ना होने की वजह से यह क्या हो सकती है कि 6 के पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अब लिख लीजिए अपनी भाषा से कि 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 5 होने पर क्या है, गुणनखंड 5 होने पर संख्या क्या है, 0 पर समाप्त हो सकती है, जबकि इसका एक गुणनखंड, एक अभाज्य गुणनखंड संख्या 2 है तथा दूसरी जो अभाज्य संख्या है, दूसरी अभाज्य संख्या सवाल में देखिए एक तो है, पर दूसरी अभाज्य संख्या 0 पर समाप्त करने के लिए 5 का होना चाहिए, पर 5 नहीं है, दूसरी अभाज्य संख्या 5 नहीं है, अर्थात 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, अब आप इसको समझ लीजिएगा। इसका गुणनखंड अगर 0 पे समाप्त करना था तो 2 पचे 10, 5 भी होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड, जो कि नहीं है, तो नहीं है तो वो हमारा 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। चलिए अब आप वाली बात इसको नोट कर लीजिएगा। हमारे समझ में लगता है कि आपको ये बाकायदे समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा भाषा है इसमें ज्यादा। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, 6वें क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6वां। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये हम देखते हैं कि ये क्यों एक भाज्य संख्या है। आप समझिए कि ये सब में संख्याएं जो देख रही हैं, दिखने को मिल रही है, उसमें कुछ संख्याएं तो 6 4 भाज्य अभाज्य दोनों है। तो कह रहा है ये भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि अभाज्य संख्या किसी संख्या से भाज्य नहीं होती थी, फिर भी क्यों है, इसमें कुछ दोनों मिक्स संख्या है तो क्यों है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो
आप एक नई टॉपिक, जो हम टॉपिक लिखने जा रहे हैं, इस टॉपिक पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों होता है। तो क्या होता है कि जो प्रत्येक भाज्य संख्या, आप नोट कर रहे हैं हम, प्रत्येक भाज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट कर रहे हैं, भाज्य, प्रत्येक भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड के, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है, की जा सकती है। समझिए इसको थोड़ा सा, ये मेन टॉपिक है, इसको समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। प्रत्येक भाज्य संख्या, जो भी प्रत्येक भाज्य संख्या है, वह संख्या अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है, तो वह निश्चित तौर पे भाज्य संख्या होगी। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन को इसी रूप में। जैसे हम क्वेश्चन में देखें तो 7 × 11 × 13 + 13, देखिए ये भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, ये जो अभाज्य गुणनखंड है, हमने टॉपिक में पहले नोट कर दिया कि अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में, देखिए गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। यदि हम उसको गुणनखंडित कर सकते हैं तो यह संख्या भाज्य संख्या है। यानी कोई भी एक भाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। तो हमारी यह भाज्य संख्या हुई कि नहीं? यह एक भाज्य संख्या मान लेते हैं, और इसको देखिए अभाज्य गुणनखंड, इसके संख्याएं जो है अभाज्य गुणनखंड है, और गुणनफल के रूप में गुणनखंडित हमने कर दिया, तो ये भाज्य हुआ कि नहीं? हमारे आधार पे जो हम सूत्र लिखे उसके आधार पे क्या है? यही ना कि भाज्य संख्या जो है, कोई भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। तो जब की जा सकती है तो हम भी कर लिए, 7 11 13 यह भाज्य गुणनखंड है, इसको गुणनफल के रूप में हम गुणनखंडित कर दिए, तो यह भाज्य संख्या हुई। इसी प्रकार दूसरा देखें, 7 × 6 को हम गुणनखंडित कर दें, 2 3 6, 5 को हम ऐसे ही उतार ले, क्वेश्चन में से उतारते जा रहे हैं और गुणनखंड करते जा रहे हैं। 4 का गुणनखंड है 2 दूना का 4, और ये 3 × 2 × 1 + 5। अब देखिए इसमें कोई भी ऐसी संख्या बताइए जो अभाज्य नहीं है। ऐसा कोई है नहीं, सब अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य है ही, 3 अभाज्य है ही, 5 है, 7 है। तो ये क्वेश्चन भी क्या कह रहा है? इसके आधार पर हुआ कि नहीं कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। हमने इसको भी गुणनखंडित कर दिया अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो कर दिए, तो ये निश्चित तौर पे एक भाज्य संख्या हुई, क्योंकि भाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में रूपांतरित की जा सकती है। ये भी हो गया।